देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। अमित शाह जी आजकल काफ़ी अच्छे बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा, चुनाव के बीच में उन्होंने कहा कि उनकी विपक्षी बसपा मायावती की बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, उनको काफ़ी वोट मिलेंगे, सीट मिलेगी नहीं इसका अंदाज़ नहीं है, उनको वोट अच्छे मिलेंगे। उसका जवाब मायावती ने भी उसी हिसाब से दिया, उनकी प्रशंसा की कि गृहमंत्री ने उनके बारे में अच्छी बात कही, ऐसा विपक्षी लोग आराम से नहीं करते हैं, और फिर कहा कि वो सरकार बनाएंगी। अभी कुछ समय पहले तक उनकी कोई गणना नहीं हो रही थी, इसके अलावा कि शायद बहुजन समाज पार्टी गैर बीजेपी वोटों को कुछ काटेगी। अब एकाएक एक दो दिन से चर्चा हो रही है कि वो काफ़ी उम्मीद रखती हैं, उनके काफ़ी वोट काटने की संभावना भी है। ये एकाएक ऐसा कैसे हो गया? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पिछले करीब 6-7 हफ्तों से बात चल रही थी कि किस तरह अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को एकाएक ऐसी जगह पहुंचा दिया था कि लोग बात करने लगे थे कि उसका एक माहौल बन गया है। दो चीज़ें कही जा रही हैं कि एक तो कि नई कोalition में जो जाति समीकरण है और जो नई समझ है उसमें एक माहौल बना है अखिलेश के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, और दूसरा ये कि भाजपा के 5 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जो तमाम बातें हुई हैं और यूपी में काबा की जो एक चर्चा शुरू हो गई है उसमें भाजपा के ऊपर काफ़ी दबाव है। लेकिन जब मैं गांव घूमने के लिए गया, कई इलाकों में घूमा, तो मुझे ये लगा कि जो जाति समीकरणें हैं वो तो हैं, लेकिन अगर भाजपा के वोट 35 से 40% के बीच में आने वाले हैं और विपक्ष में 65 से 60 के बीच में 4 पार्टियां हैं, तो अपने आप जो वोटों का बंटवारा होगा उसमें भाजपा की स्थिति हमेशा कुछ अच्छी हो जाती है। अगर आप उस समीकरण को देखें कि एक पार्टी आज की तारीख में हिंदुत्व के नाम पे लोगों के दिल में समा गई है, उन्होंने सवाल करना बंद कर दिया है। अभी भी वो बात कर रहे हैं मंदिर की, बात कर रहे हैं जो अभी तक नहीं किया गया उन्होंने करके दिखा दिया। बात हो रही है काशी की, प्रयागराज की, मथुरा की, वृंदावन की, सीतामढ़ी की। तो मुझसे भी लोग कहते हैं कि आपको सब कुछ तो दे दिया, आपको 370 दे दिया, आपको अपीजमेंट का जवाब दे दिया, और आपको मंदिर दे दिया, आपको और चाहिए क्या? आज भी जो मेरी बात हुई सबसे, उसमें यही बात आ रही है कि पढ़े लिखे से लेकर के जो लोग किसी भी स्थिति में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते, वो इन बातों से आगे नहीं उठ पा रहे हैं। यानी कि जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं वो एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं धर्म के सामने। मैंने कई वर्गों से जो बातचीत की, उन्हें ये लगा कि सभी ये कह रहे हैं कि अगर वोट बढ़ रहे हैं, कुछ कांग्रेस, कुछ ओवैसी, कुछ बसपा, कुछ सपा, तो अगर 60-65% इनमें बट गए वोट, तब जाहिर है कि वो कांटे की टक्कर जो दिख रही है वो शायद अंत में कहीं यथास्थिति न बना दे। और उस पर काफ़ी दम भी है। अगर आप तथ्यों को देखें तो कई बार लगता है कि वो उफान आ गया है, ऊपर से उबाल आ गया है, लेकिन नीचे जो है पानी वैसे का वैसा स्थिर सा। तो ये जो सतही बात है या कितनी गंभीरता से ये समुद्र कितना गंभीर है, जनता का जो वोटरों का है, और इसमें कितनी जो हम देख रहे हैं बातें सतही हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह जी ने कोशिश बहुत की है कि लोगों को साथ जोड़ें। उन्होंने शुरुआत की जयंत के साथ। जयंत को काफ़ी अच्छी बातें कहीं कि उनको अच्छे आदमी हैं, लेकिन
गलत पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है और कोशिश की उनकी तरफ आए। जयंत को कहना पड़ा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन अमित शाह जी जब इस तरह कोशिश कर रहे हैं तो उससे एक बात निकलती है कि कहीं उन पर दबाव तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जिस तरह से आदित्यनाथ अपना कैंपेन चला रहे हैं उसमें एक तरह की देखिए तो वो वस्तु स्थिति से नहीं बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बात कर रहे हैं इस तरह की एक आक्रमण हो रहा है अपने विरोधियों पर। जब आप विरोधी पर आक्रमण करते हैं यानी कि आपके पास अपना अच्छा कुछ कहने की कोई वजह नहीं है। अच्छा कहने में वो ये कहते हैं कि हमने जो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन उसके सामने उनके 5 साल की जो गुंडागर्दी है वो फिर सामने सबको दिखती है, जो वो बहुत करीब है उनके पिछले 5 साल की गुंडागर्दी के। और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है शुरुआती चरण के बाद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे, लेकिन आदित्यनाथ जी 5 साल पूरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 साल पूरे किए। उसके पहले मायावती ने भी करीब करीब 5 साल पूरे किए, करीब करीब, पूरे नहीं, करीब करीब। उसके पहले आप देखें तो मुलायम सिंह यादव भी करीब 4 साल थे। उससे पहले देखें तो ये आपका हो गया करीब 19 साल का इतिहास। उसके पहले जो 12 साल थे उससे मुख्यमंत्री आते थे जाते थे, और कांग्रेस वहाँ 88 से नहीं है, करीब 34 सालों से नहीं। तो करीब जो वो 15 साल थे उसमें 9-10 बार तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ज़्यादातर मुख्यमंत्री 1 साल से कम के दौरान में रहे, और जो एक स्थायित्व तो आया है पिछले करीब 18-19 साल में, जिसमें मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश और आदित्यनाथ, ये अपने आप में एक राज्य, इतना बड़ा राज्य जहाँ की 22 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ इस तरह की राजनीति उस संदर्भ में देखें तो ये काफ़ी शिक्षाप्रद बात है कि जहाँ करीब 15 साल में कोई भी सरकार 1 साल ज़्यादा नहीं चली और 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वहाँ 18-19 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो भी सरकार आई वो करीब करीब स्थायी सी थी 4 से 5 साल के लिए। दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने सरकारें सारी देख ली हैं। बसपा की सरकार देखी, मायावती की, अखिलेश की देखी और आदित्यनाथ की देखी। तो ये तीनों मुख्यमंत्रियों की टक्कर हो गई एक तरह से। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री करीब 30 साल में नहीं हुआ है, और उसमें कोई भी कभी नहीं मान रहा था कि कांग्रेस अभी इस रेस में है। कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है, कुछ आवाज़ उठा रही है, उसको कुछ एक सीटें मिल जाएंगी, लेकिन वो रेस में कहीं नहीं है। प्रियंका गांधी की वजह से उसका नाम हो रहा है, लेकिन वो रेस में नहीं है। रेस में अभी तक माना जा रहा था कि आदित्यनाथ और अखिलेश ही हैं, और अब मायावती बीच में आ गई। अब मायावती ये देखिए, ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके पार्टी जो महासचिव उन्होंने कहा कि 5वीं बार भी मायावती बनेंगी मुख्यमंत्री। तो ये अपने आप में एक पहली बार होगा कि 5वीं बार कोई मुख्यमंत्री बन रहा है एक राज्य का, और मायावती एकदम से पीछे से आई हैं और उन्होंने अपनी जगह, क्योंकि उनकी पार्टी जाति विशेष के लिए है, लेकिन दोनों में देखें आप, बसपा और सपा दोनों में देखें तो एक तरह की नई होड़ लगी हुई है अपना जो आधार बढ़ाने के लिए। तो अगर मायावती, उन्होंने कुछ मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए हैं, कुछ ब्राह्मण किए हैं, तो अखिलेश ने भी वही किए हैं। ये बात अलग है कि इस चरण में मायावती के 1-2 ज़्यादा कैंडिडेट हैं, दोनों मुसलमानों के भी और ब्राह्मणों के भी। तो यानी कि एक बात हो रही है कि अपना आधार कैसे बढ़ाया जाए। तो जो नई समीकरण है उसमें ब्राह्मण सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें जो ऊंची जाति के लोग हैं, या उसे जिस तरह भी कहिए, ऊंची कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं आदित्यनाथ जी को।
और जो उसके अलावा जो है एक बड़ा सा कोलिशन है, वो सपोर्ट कर रहा है दोनों सोशलिस्ट पार्टी को या सपा को और बसपा को। सपा और बसपा के बीच की समीकरण जो है वो किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि दोनों का आधार, जो बड़ा आधार है, वो कुछ पश्चिम की तरफ है, लेकिन मायावती का कुछ पूरब में भी है, ज़्यादा बड़ा आधार है। और इस वक्त उन दोनों की जो टक्कर है वो ज़्यादातर, क्योंकि आरोप जो है वो मायावती का लग रहा है समाजवादी पर, योगी आदित्यनाथ का लग रहा है समाजवादी पार्टी पर, और कहीं ये लग रहा है कि अभी तक बात हो रही थी कि बसपा कुछ वोट काटेगी भाजपा के, और अब लग रहा है कि वो शायद उनके साथ पार्टनरशिप करेगी। ऐसा कुछ पंजाब को लेकर भी हुआ। पंजाब में भी मायावती ने जो शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका जो संबंध है उसको लेकर के, जिनका संबंध भाजपा के साथ है, तो वहाँ से जो बात शुरू हुई है, तो ये नई कोalition आ रही है। और इसको अगर आप देखें इस संदर्भ में कि मोदी जी ने जब भाषण दिया राज्यसभा में और राहुल गांधी के खिलाफ जो बात हुई, तो उन्होंने सिर्फ एक ही पार्टी को अपना विरोधी माना, वो है कांग्रेस पार्टी। यानी कि बाकी सभी पार्टियों से वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्होंने अपना विरोधी एक पार्टी को बना दिया है। इसलिए कि वो उसको विरोधी बनाना आसान है, या इसलिए कि वो सबसे कमज़ोर है, या इसलिए कि वो अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन औरों का नाम तक नहीं लिया, उनको सिर्फ क्षेत्रीय बना के छोड़ दिया। तो ये जो नई समीकरण है, मेरा मानना है कि भाजपा सब मिला के बहुत ही सामरिक ढंग से आगे बढ़ रही है, और उसमें उनके नेताओं में जो एक जनता के दिल जीतने की जो कला है वो हम देख चुके हैं। अब इस बार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कि एक पढ़े लिखे समाज में, सोचने वाले समाज में अगर ऐसे वोटर हों, तो शायद उस सरकार को लाने की, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चलाई गई 5 साल, शायद वो नहीं सोचते। लेकिन अगर समीकरणें हमारी जातीय हैं, धार्मिक हैं, और हम मुद्दों को दूसरी नज़र से देखते हैं, जिसमें विकास की बात कम होती है, गवर्नेंस की बात कम होती है, ये सब देखते ये हैं कि धर्म के साथ कौन चल रहा है, ये जाति के साथ कौन चल रहा है, तो सारी समीकरणें वहाँ बदल जाती हैं। उसमें मायावती, अगर आपको याद हो, करीब 10 साल पहले जिक्र हो रहा था कि शायद प्रधानमंत्री बन जाए। खैर, तब मनमोहन जी वापस आ गए। जो दोबारा बात हुई जब मोदी के समय भी, उनका एक जिस तरह की उनकी समीकरण है वो उनके पास कम होते हुए भी, जैसे कि देवगौड़ा बन गए और लोग बन गए, उसकी संभावना थी। लेकिन जब भाजपा ने चुनाव को इस तरह से साफ कर दिया कि उसके पास मेजॉरिटी, पूरी साफ मेजॉरिटी आ गई, तब उस तरह की संभावनाएं ख़त्म हो गई। और बहुत दिनों बाद केंद्र में ऐसी सरकार है जो बहुमत से, एक ही पार्टी के बहुमत से चल रही है। मनमोहन जी की सरकार हमेशा वो इनकी मिलीजुली सरकार थी। उसके पहले भी जितनी सरकारें हुई पिछले राजीव गांधी के बाद, सब मिलीजुली सरकारें थी। अब पिछले 7 साल 8 साल से एक स्थायी सरकार है, और अब उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इसको लेकर के क्या होगा तो हम देखेंगे, जल्दी देखने को मिलेगा। 10 मार्च बहुत दूर नहीं है। लेकिन अमित शाह का ये कहना, कोशिश करना पहले जयंत को मनाने का और अब मायावती को मनाने का, उससे लगता है कि उन पर दबाव काफ़ी है। और उस दबाव में चूँकि विपक्ष बटा हुआ है, उनकी संभावनाएं बनी हैं, क्योंकि सभी लोग, जहाँ जहाँ मैं गया देखने के लिए गाँव में और छोटे ज़िलों में, दूर के ज़िलों में जहाँ भी चुनाव होने बाकी हैं, वहाँ सबका यही मानना था कि अगर कांग्रेस चाहती थी कि भाजपा सरकार न बनाए तो उसे 400 सीटों पर लड़ना नहीं चाहिए था। और ऐसे भी अगर ओवैसी चाहते थे, उनको भी लड़ना चाहिए सिर्फ उतनी सीटों पे जितनों पे जीत सकते हैं। अगर अपने कैंडिडेट आप हर जगह बैठाएंगे तो लगता है कि आप किसी और वजह से बैठा रहे हैं, और उसमें जो है वो जो अभी पार्टी सत्ता में है उसकी जगह बनती चली जाती है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी हमने अभी तक गणित देखी है, उसमें
कुछ एक कोई भी निश्चित नहीं कर पा रहा है कि रुख किधर है, हवा का रुख किधर जा रहा है। और ये सिर्फ बात हवा के रुख की नहीं है, ये बात बहुत स्थायी समीकरणों की भी है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।